नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। अब 24 घंटे बाद देश में नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन जाएंगे और अब उनको लेकर तमाम सारी की चर्चा है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उतनी ही ताकत से, उतनी ही दमदारी से सरकार को चला पाएंगे, क्योंकि अब वो सरकार नहीं है जो दो बार उनको 2014 में और 2019 में जो सरकार मिली थी, वैसी सरकार 2024 में नहीं है। क्योंकि इस बार की जो सरकार है वो वैसा की सरकार है। पूरे देश दुनिया की नज़र इस बात पर भी लगी हुई है कि इस वैसा की सरकार क्या उसी तरह से ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स का दुरुपयोग करेगी जैसी अभी करती रही है। क्या अभी भी उसी तरह का जो नरेंद्र मोदी का स्वभाव है कि दुश्मन को पूरी तरह ख़त्म कर देते हैं। क्या नरेंद्र मोदी फिर से भ्रष्टाचारियों को बीजेपी में लाकर उन्हें एक तरह से वॉशिंग मशीन की तरह स्वच्छ कर सकते हैं। ऐसे मुद्दे हैं जिस पर लोगों की नज़र लगी हुई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये सरकार कब तक चलेगी, क्योंकि सब जानते हैं कि नीतीश कुमार जी का स्वभाव क्या है, चंद्रबाबू नायडू का स्वभाव क्या है, इनके नरेंद्र मोदी के संबंध क्या रहे हैं। और अब तो मीडिया में कल से एक वीडियो बड़ा तेज़ी से वायरल हुआ है कि चंद्रबाबू नायडू मस्जिद में नमाज पढ़ते हुए उनके वीडियो आ गए हैं। तो क्या भारतीय जनता पार्टी इनके साथ में लंबा एसोसिएशन कर पाएगी? क्या जो भारतीय जनता पार्टी के खुद के जो एजेंडा है, जो संघ ने उन्हें एजेंडा थमाया है, क्या वो एजेंडा अब लागू हो पाएगा? ये इन तमाम सारे मुद्दों पे बात करने आज मैं आया हूँ देश के बड़े पत्रकार राजेश बादल जी के पास। मैं राजेश बादल जी से समझने की कोशिश करता हूँ कि आखिर क्या नरेंद्र मोदी जी पहले की तरह ताकतवर रहेंगे या नहीं। बादल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नरेंद्र मोदी जी की नई सरकार को लेके, सरकार तो कल बनेगी लेकिन अटकलें पहले से शुरू हो गई हैं कि जो एक दबंगी, जिस तरह की दादागिरी कह सकते हो आप, जिस तरह की तानाशाही कह सकते हो, उन्होंने जो सरकार 10 साल चलाई, क्या आपको लगता है कि अगले 5 साल वो चला पाएंगे? क्या ये सरकार 5 साल पूरे करेगी? देखिए, उस साहस के साथ और उस नैतिक आधार के साथ तो वो सरकार नहीं चला पाएंगे, और क्योंकि जनादेश उनको नहीं मिला है। अब लोकतंत्र में होता यह है रविंद्र जी की, चूँकि वो सबसे बड़ी पार्टी के नेता हैं, इसलिए उनको ये अवसर मिला है कि वो तीसरी बार एक प्राइम मिनिस्टर के तौर पे काम संभालें। लेकिन आपने अभी बहुत इम्पॉर्टेंट बात कही कि क्या तीसरे कार्यकाल में वो केंद्रीय जांच एजेंसियों का, लोकतांत्रिक संवैधानिक संस्थाओं का उस तरह से दुरुपयोग कर पाएंगे, या भ्रष्टाचारियों के साथ उदार दिख पाएंगे, या अपने मित्र उद्योगपतियों के साथ वो ऐसी सरकार चला पाएंगे, या फिर प्रतिपक्ष के साथ वो इस तरह से जो व्यवहार रख रहे हैं, क्या वैसा कर पाएंगे। मुझे लगता है कि आप देखिए कि 2014 में और 2019 में भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर बहुमत लाई थी, और 5 वर्षों में हमने देखा कि ईडी, सीबीआई या अन्य जांच एजेंसियों का जिस तरह से दुरुपयोग हुआ, मज़हब के नाम पर जिस तरह से उन्माद और नफ़रत फैलाई गई, या करप्शन का हम लोगों ने जिस तरह से दृश्य देखा, और कुल मिलाकर के जो हमारी जमहूरियत है, जो हमारा प्रजातंत्र है, उसकी एक उलट तस्वीर हमने बीते 5 वर्षों में देखी। तो इन्हीं कारणों की वजह से तो उनको बहुमत नहीं मिला है। अब आप कह रहे हैं कि क्या ये जारी रखेंगे? उनको, मुझे लगता है कि अगर अपने इन गलतियों का या अपनी इन भूलों का एहसास है, तो ना तो वो जारी रखना चाहेंगे, ना वो करेंगे। लेकिन नरेंद्र मोदी जी अपने स्वभाव से मजबूर हैं। क्या बड़ा प्रश्न ये है कि क्या उनको उनका स्वभाव जो है वो इस बात की इजाज़त देगा कि फिर से वो दूसरे कार्यकाल की तरह एक निरंकुश अधिनायक की तरह बिहेव करें। तो ये मुझे लगता है कि इस समय जो नरेंद्र मोदी अपने आप से लड़ रहे हैं, या नरेंद्र मोदी के सामने सबसे बड़ी चुनौती है, वो खुद नरेंद्र मोदी हैं। उन्हें अपने आप को बदलना है। अब बदलना उनके लिए इतना आसान मुझे नहीं लगता कि है। जी बादल जी, एक बड़ा प्रश्न ये भी है कि जो इनका एजेंडा रहा है, जैसे इन्होंने अभी कहा कि मेरे जीते जी, मेरे रहते हुए कोई मुसलमानों को आरक्षण नहीं दे सकता। चंद्रबाबू नायडू चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं हम सत्ता में आएंगे तो 4% देंगे। इन्होंने पूरे चुनाव में हिंदू मुस्लिम किया। चंद्रबाबू नायडू की वीडियो आ गई, वो मस्जिद में नमाज पढ़ रहे हैं सारे नमाजियों के साथ बैठ के।
उनका उन्होंने कह दिया कि हम हज यात्रियों को 1 लाख रुपए देंगे, और निश्चित तौर पे चंद्रबाबू नायडू के जो मंत्री होंगे वो केंद्र में ये मुद्दे उठाएंगे कि भाई हमें मुसलमानों की ये मदद करनी है, उनकी शिक्षा में करनी है, यात्रा में करनी है। तो ये जो इनका विरोधाभास है वो इस सरकार को कब तक चलने देगा? देखिए, वो एक गंभीर मसला है, और गंभीर मसला इसलिए है कि नरेंद्र मोदी ने अपने इलेक्शन कैंपेन में जिस तरह से अल्पसंख्यकों को लेकर टिप्पणियां की, वो इस देश का संविधान इजाजत उनकी नहीं देता। एक डेमोक्रेसी में हिंदू को उतना ही अधिकार है जितना मुस्लिम को है। बहुसंख्यक होने के कारण, अधिक आबादी होने के कारण कोई विशेष अधिकार हिंदुओं को नहीं है। मुस्लिमों को भी उतना ही अधिकार है, ये देश उनका भी उतना ही है। सिखों को भी उतना ही अधिकार है, पारसियों को भी उतना ही अधिकार है, और इस देश के जो मूल ईसाई निवासी हैं उनका भी उतना ही अधिकार है, बौद्धों का भी उतना ही अधिकार है। ठीक वैसे ही जैसे सारी जातियों को भी उतना ही हक है जितना किसी अन्य जाति को है। तो ये क्योंकि इस देश का जो प्रणाली है, इस देश का जो चरित्र है, इस देश का चरित्र पहचान कर तभी तो संविधान बना था। इस देश का जो संविधान बना है वो इस बात की इजाजत नहीं देता कि आप जाति के आधार पर, आप धर्म के आधार पर, आप अगड़े पिछड़े के आधार पर कोई भेदभाव करें। तो मुझे नहीं लगता कि अब अगर उन्होंने कि अब वो ऐसा करेंगे, और अगर ऐसा करेंगे तो मुझे लगता है कि फिर उन्हें बहुत गंभीर और गहरी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। एक नारा आप सुनते रहे होंगे कि अभी तो अयोध्या तो झांकी है और मथुरा अभी बाकी है, धार भी अभी बाकी है। तो ये जो एजेंडा है बीजेपी का कि मथुरा में उन्हें मंदिर बनाना है, उनका बनारस में भी जो ज्ञान वापी चल रहा है, इसके अलावा जो उनका कॉमन सिविल कोड का जो मामला है, ये जो एजेंडे हैं, आपको लगता है कि 5 साल में ये एजेंडों को वो पीछे धकेल देंगे? जैसे अटल जी कहते थे कि अभी हम गठबंधन में हैं, और गठबंधन के मुद्दे पे उन्होंने अपने तमाम सारे मुद्दे, चाहे वो राम मंदिर का मुद्दा हो, 370 का मुद्दा हो, उसकी चर्चा करना बैन कर दिया था। क्या नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में अटल जी की तरह इन तमाम सारे मुद्दों पे बात करना अपराध हो जाएगा, या इन पे बात नहीं होगी, इन मुद्दों को उठा के रख दिया जाएगा? देखिए, ये तो हम जानते हैं कि ये जो भारतीय जनता पार्टी है, ये अटल बिहारी वाजपेयी वाली भारतीय जनता पार्टी नहीं है। अटल बिहारी वाजपेयी एक उदार और इस देश की लोकतांत्रिक नब्ज समझने वाले राजनेता थे। वो देश के हित में हमेशा खड़े रहे, और हमेशा उन्होंने राष्ट्रीय मसलों को अपनी पार्टी के हितों से, पार्टी के मुद्दों से ऊपर रखा। जब जवाहरलाल नेहरू का निधन हुआ तो आप अटल बिहारी वाजपेयी को सुन सकते थे संसद में उन्होंने किस तरह से भावुक श्रद्धांजलि दी थी, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू इस देश के शिल्पी हैं, उनको कोई डिनाई नहीं कर सकता। फिर जवाहरलाल नेहरू के अलावा आप देखिए तो अटल बिहारी वाजपेयी ने जब इंदिरा गांधी की तारीफ की, उनको दुर्गा का अवतार बताया, जब 1971 का बांग्लादेश युद्ध हुआ और दुनिया के नक्शे पर एक नया देश हम लोगों ने बनाया, तो उसको उन्होंने सलाम किया। तो ये अटल बिहारी वाजपेयी था। ये अटल बिहारी वाजपेयी था जिसने पोखरण का जब विस्फोट किया तो उसने याद किया कि लोग, ये मैंने नहीं किया है, मुझसे पहले तो 1968-69 में इंदिरा गांधी कर चुकी हैं। इंदिरा गांधी ने भी पोखरण में पहला विस्फोट किया था। तो अटल बिहारी वाजपेयी उन मुद्दों की समझ रखते थे जिनसे देश का भला होता है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि अब हाल के 10 वर्षों में उसी भारतीय जनता पार्टी में जिस तरह से बदलाव हम देख रहे हैं, वो बदलाव बहुत राष्ट्रीय हितों के की रक्षा नहीं करते। लेकिन अब हम ये देख रहे हैं कि शेयर मार्केट जैसे ही लगा कि नरेंद्र मोदी का बहुमत नहीं आ रहा है तो नीचे चला गया, गोता लगा दिया। अब नरेंद्र मोदी बन रहे हैं तो फिर से सारे उद्योगपति, फिर से शेयर मार्केट ऊपर आ रहा है। लग रहा है कि अडानी अंबानी का ही युग चलेगा या कुछ बदलाव होगा, कुछ नए उद्योगपति भी आ सकते हैं इसमें। क्योंकि आपको मैं बता दूं, हमें जो खबर मिल रही है कि आंध्रा में जितनी नायडू से जुड़ी हुई कंपनियां हैं उनके शेयर तेजी से बढ़ रहे हैं। अडानी अंबानी से भी ज़्यादा गति उनके शेयरों की आ रही है जो नायडू से जुड़ी हुई कंपनियां हैं। नायडू की प्रॉपर्टी कम नहीं है, लगभग 1000 करोड़ तो उनकी खुद की प्रॉपर्टी आज मेरे पड़ा था कहीं। तो कुल मिला के मैं ये जानना चाहता हूं कि ये जो उद्योगपति मित्र हैं उनका क्या भविष्य देख रहे हैं?
देखिए, मेरा ऐसा ख्याल है कि गुजरात की ये जो दोनों उद्योगपति हैं, वो नरेंद्र मोदी जी के साथ उनके अच्छे संबंध हैं। तो संबंध प्रधानमंत्री बनने से पहले थे, पद के कारण संबंध नहीं बने हैं कि प्रधानमंत्री आ गए तो उन्होंने पटा लिया। पद के कारण प्रॉपर्टी तो बनी है, संबंध नहीं बने पर प्रॉपर्टी बनी मैं है। उसी पर आ रहा हूं। पद के कारण उनके रिश्ते नहीं बने हैं, लेकिन उस पद पर आने के बाद नरेंद्र मोदी ने इन दोनों अपने संबंधियों को, मित्र संबंधियों को फायदा तो पहुंचाया है। इस देश के बंदरगाह, इस देश के एयरपोर्ट, इस देश के तमाम ठेके, इस देश की तमाम सेवाएं इन उद्योगपतियों को दी गई हैं। अब क्या होगा? आपका सवाल यह है कि इस बैसाखियों वाली सरकार में भी वो ये जारी कर रखेंगे या नहीं। मैं ये कह रहा हूं कि जारी रखेंगे। अब उसका दायरा जो है, उसका दायरा बढ़ जाएगा, और इसलिए बढ़ जाएगा क्योंकि उस दायरे में अब नीतीश कुमार और नायडू, चंद्रबाबू नायडू भी शामिल हो जाएंगे। उनके मित्र उद्योगपति भी अब इसमें आएंगे। हैं? मतलब आपका ये संकेत है कि नायडू से जुड़े हुए और नीतीश कुमार से जुड़े हुए उद्योगपतियों को भी लाभ मिल सकता है। लेगा ही। आप देखिएगा, आपने तो ये कहा कि शेयर वाला आपने एक उदाहरण दिया, बट मैं ये कह रहा हूँ कि अभी आप देखिए, चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, इनको, इनका पालन पोषण भी अब ये अदानी अंबानी करेंगे, और इस तभी वो रह पाएंगे इसमें, अन्यथा ये बेमेल गठबंधन है, बेमेल गठबंधन। बादल जी, एक बड़ी बात मैं आपको बताऊं, जो आप अच्छी तरह जानते हैं, मुझसे ज़्यादा अच्छी तरह, जो भी एनडीए का पार्ट रहा है, भारतीय जनता पार्टी ने उसका नामो निशान मिटा दिया है। ये जो भी उनसे जुड़े हैं, खासकर नरेंद्र मोदी और अमित शाह की कई उदाहरण हैं। अभी हमने देखा कि मायावती को कितना किया गया कि आपने तो कैंडिडेट बदलो, उन्होंने कैंडिडेट बदले। कई ऐसे राजनीतिक दल हैं जो इनके नज़दीक आए, उन्हें नाम पता चला कि रात को सोए, सुबह उठे तो उनके सांसद ही गायब हो गए, उनके विधायक ही गायब हो गए। अभी हम महाराष्ट्र में देख रहे हैं जिस तरह की उठापड़क शुरू हो गई है। तो इस सारे संदर्भ में ये दोनों नेता बड़े अलर्ट रहेंगे। सुनिश्चित है कि ऐसा नहीं हो कि चंद्रबाबू नायडू के विधायक ही टूट गए, पता चला नीतीश कुमार की पार्टी टूट गई। तो इन तमाम सारी चीज़ों को वो आपसे और हमसे ज़्यादा समझते हैं। ऐसे में अमित शाह जी की भूमिका क्या देख रहे हैं इस नई सरकार में आप? उन्होंने गठबंधन के नाते एनडीए के अपने सहयोगियों पर जिस तरह से तलवार चलाई है, उसी के कारण तो आज ये इस स्थिति में पहुंचे हैं। और मैं बताऊं, इस चुनाव का सबसे बड़ा मुजरिम कौन है? आप बता। चुनाव आयोग? नहीं, चुनाव आयोग बिल्कुल नहीं है। इस भारतीय जनता पार्टी की शिकस्त का सबसे बड़ा मुजरिम है जेपी नड्डा, जिसने एक बयान दे दिया था आरएसएस ने। नहीं, मैं अब आता हूं, आपको बताता हूं। जेपी नड्डा ने, भले ही किसी ने कहलवाया हो, अच्छा मैं बता दूं, जेपी नड्डा मल्लिकार्जुन खड़गे की तरह कोई चुने हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं है, वो अपॉइंटेड हैं। और ये अजीब सी बात है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष से ऊपर कौन होता है बीजेपी में, मुझे या किसी भी पार्टी में कोई नहीं होता। लेकिन कहीं से उनको एक एक्सटेंशन लेटर मिला कि 1 साल कार्यकाल बढ़ाया जाता है। क्या उन्होंने अपने हाथ से बढ़ा लिया? ऐसा तो उससे नहीं पता लगता जो एक्सटेंशन लेटर था। तो जो एक अपॉइंटेड अध्यक्ष है, उससे जो कहलवाया गया उसने बोल दिया, और उन्होंने अपनी पार्टी का वैसा नुकसान किया जैसे कोई अपनी डाल पर बैठा हो और उसी को काट दे। कौन से बयान की बात कर रहे हैं? मैं बिहार के बयान की बात कर रहा हूं। और बिहार, देखिए, बिहार में उन्होंने कहा था कि अब ये देश क्षेत्रीय दलों का नहीं है, प्रादेशिक दलों का नहीं है, छोटे दल धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। तो अब उन्होंने क्यों कहा था? 2 कारण थे। पहला कारण ये था कि 2014 में और 2019 में वो ये देख चुके थे कि भारतीय जनता पार्टी तो अपने दम पर बहुमत ला सकती है। जब अपने दम पर बहुमत ला सकती है तो उन्हें छोटे दलों की ज़रूरत ही क्या है, एक बात। और दूसरी बात ये थी कि जैसे आपने अभी उदाहरण एक दिया, मैं और भी उदाहरण देता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का जो मौजूदा भारतीय जनता पार्टी है, यानी अटल बिहारी वाली नहीं, ये जो 2014 के बाद भारतीय जनता पार्टी इस देश पर शासन कर रही है, उसकी नीति रही है कि जैसे कि बड़ी मछली छोटी मछली को खाती है। अकाली दल कितना ट्रस्टेड और पुराना सहयोगी था, आप बताइए। 1980 में बीजेपी बनती है और 1984 के बाद से अकाली दल उनका सहयोगी बन जाता है।
यानी केवल जब 4 साल की बीजेपी थी तब उनको वो बाल सखा मिल गया था, और वैचारिक आधार पर ये गठबंधन लगातार चला, अभी कुछ साल पहले टूट गया। क्योंकि अकाली दल को ये लगा, देखिए गठबंधन में क्या होता है कि आपको केवल अपनी पार्टी के हितों की रक्षा नहीं करनी पड़ती, आपको सहयोगी दलों के भी राजनीतिक हितों की रक्षा करनी पड़ती है। अकाली दल ने जब पाया कि ये तो उनके हितों की रक्षा नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए अकाली दल अलग हो गया। इतना पुराना सहयोगी शिवसेना, उद्धव ठाकरे को इतना अपमानित किया गया, इतने बार अपमानित किया गया, और वो शिवसेना भी अलग होकर चली गई। जो नहीं गए तो वो दुर्बल होते गए, दीनहीन, बारीक महीन। अब मायावती के देखिए क्या स्थिति थी। मायावती के कुछ साल पहले 10 सांसद आए थे, कुछ साल पहले, पिछले चुनाव में शायद, अगर मुझे ठीक याद है तो, और वो अखिलेश यादव के साथ उनका गठबंधन था, तो 10 सीटें उन्होंने जीती थी और 20 सीटें संभवतया अखिलेश यादव ने जीती थी, जहाँ तक मुझे याद है। पिछले चुनाव के पहले वाली बात है, मतलब पिछले में तो 5 ही उनकी सीटें आई थी। उल्टा था, हाँ, सपा की थी और 4 या 5 उनकी थी। 5 सपा की थी और इनकी जो थी वो 10 सीटें थी मायावती की। अब हम ये देख रहे हैं कि बीजेपी की संगत में भले ही वो पर्दे के पीछे से चुनाव लड़ रही हैं, या पर्दे के पीछे से वो बीजेपी के इशारे पे काम कर रही हैं, लेकिन उनका जो राजनीतिक वोट बैंक है वो धीरे धीरे गिर रहा है। वो खुद प्रभावहीन हो रही हैं, उनका आभामंडल अब बिखर रहा है। यहाँ तक कि उन्होंने अपने उत्तराधिकारी तक को बीजेपी के दबाव में हटाया, क्योंकि वो कई कैंडिडेट बदले। एक और बता देता हूँ आपको, आज तो नीतीश कुमार उनके साथ हैं, लेकिन ये वही नीतीश कुमार है जो कह रहे थे कि मैं आखिरी सांस तक बीजेपी के साथ नहीं जाऊंगा। बीजेपी के अमित शाह ने भी कहा था कि हमारे लिए दरवाजे बंद कर दिए हमने। तो नीतीश कुमार ने, आप देखिए कि नीतीश कुमार की पार्टी का हश्र क्या हुआ था। वो जहां पर थे विधानसभा चुनाव के बाद उसके आधे रह गई। तो ये जो है भारतीय जनता पार्टी का रवैया है कि जिस पार्टी को वो, छोटी पार्टी को साथ में लेती है, उसका वो भला नहीं करती। जब भला नहीं करती, और जेपी नड्डा की जो बात मैंने कही, यहाँ आता हूँ उस बात पे कि जेपी नड्डा ने कहा कि ये तो खत्म हो जाएंगे। तो कोई छोटी पार्टी, लोकतंत्र में आप किसी पार्टी की उपेक्षा नहीं कर सकते। रामदास अठावले की भी एक पार्टी रही, और काशीराम भी जब थे तब एक सांसद के साथ रीवा से उन्होंने शुरुआत की थी, तो भी वो इस लोकतंत्र में जिंदा थे। तो अगर ये नेहरू की मेहरबानी से लोकतंत्र जिंदा नहीं होता तो ये सब आते कहाँ से, इवन भारतीय जनता पार्टी कहाँ से आती। तो बहरहाल नड्डा जी ने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी उस बयान से मारी, और रही सही कसर जो उन्होंने संघ वाला बयान दिया, उस संघ वाले बयान से उनको और लगातार मतलब झटका लगा। और इस बयान ने एकदम ये लिटमस टेस्ट था जिससे ये स्पष्ट हो गया था कि अब बीजेपी बहुमत, अपने दम पर बहुमत लाने वाली नहीं है। क्योंकि हमने देखा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने क्या भूमिका निभाई है। देखिए, राम मंदिर उत्तर प्रदेश में बना, उत्तर प्रदेश में तो सबसे ज्यादा असर उसका दिखना चाहिए था। आरएसएस के कार्यकर्ता, विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता, धार्मिक, उनके जो धार्मिक आनुषंगिक संगठन है उनके कार्यकर्ता अयोध्या गए थे। क्या अयोध्या में राम मंदिर का मसला चला? अयोध्या में राम हार गए, राम मंदिर का मसला हार गया। चित्रकूट में राम नहीं जीते, जहाँ की पंचवटी बना के रहे थे, वहाँ पे भी राम ने उनका साथ नहीं दिया। नासिक में उनका धार्मिक स्थान है, पवित्र तीर्थ है, वहाँ पे राम मंदिर वाला मसला नहीं चला। त्र्यंबकेश्वर में नहीं चला। इसके बाद आप देखिए तो रामटेक में नहीं चला। इसके बाद आप देखिए तो रामेश्वरम में नहीं चला। अनगिनत वो धार्मिक स्थान जिनको ये सियासी तौर पर बेच रहे थे, वो एक बार भी नहीं चले। इसका अर्थ ये है कि जो देश का संविधान कहता है कि धर्म के आधार पर कोई सरकार नहीं चलेगी, असल में धर्मनिरपेक्षता की परिभाषा रविंद्र जी गलत भारतीय जनता पार्टी बताती है। तो मेरा यही सवाल है कि इन तमाम सारी परिस्थिति में अमित शाह का भविष्य क्या है, जो मूल सवाल था मेरा। अब मैं इसमें एक और शब्द जोड़ता हूं, जेपी नड्डा और अमित शाह का भविष्य क्या है अब इस पूरे परिस्थिति में, पूरे सिनेरियो में। देखिए, अब जब समूची पार्टी के भविष्य पे सवाल खड़ा हो तो एक या दो नेताओं का भविष्य क्या है, अभी हम सर वहाँ डर तो अमित शाह से लगता है
कि अमित शाह किस दिन आपके विधायक उठा ले जाएंगे, सांसद उठा ले जाएंगे। देखिए नरेंद्र मोदी से ज्यादा भयभीत रहते हैं लोग अमित शाह से, कि अमित शाह कब कौन सा चाल चलेंगे कि पता चला आपकी पैर के नीचे की जमीन खिसक गई और आपको पता ही नहीं है। आप ये बताइए कि अमित शाह को लाने वाले, केंद्रीय सरकार में लाने वाले कौन? नरेंद्र मोदी। अमित शाह उनसे जूनियर हैं, छोटे हैं, कनिष्ठ हैं, अनुभव में भी, ज्ञान में भी, कूटनीति में भी, लेकिन देश के गृह मंत्री हैं। तो देखिए, देश का प्राइम मिनिस्टर बनारस से जब तीसरी बार जीतता है तो उसकी जीत का अंतर 116वें नंबर पे आता है, 1.5 लाख से जीतता है। और माफ कीजिए, अमित शाह की जीत का अंतर आप देख लीजिए फिर। तो इसमें कुछ ऐसा नहीं है, ये सहज स्वाभाविक नहीं है और सब कुछ ठीक ठाक नहीं है भारतीय जनता पार्टी। अमित शाह फिर से गृह मंत्री बनते दिखाई दे रहे हैं क्या? मुझे संदेह है, क्योंकि अब बीजेपी पूर्ण बहुमत के आधार पर केंद्र में नहीं खड़ी है। अगर वो अपनी चलाएगी कि मैं अपना गृह मंत्री रखूंगी, अपना स्पीकर रखूंगी, अपना रक्षा मंत्री रखूंगी, अपना विदेश मंत्री रखूंगी, तो फिर ये जो दो बड़े पाए हैं फिर ये खिसक जाएंगे। तो मुझे नहीं लगता, लेकिन अमित शाह के लिए वो कोई ऐसी भूमिका रच सकते हैं, गढ़ सकते हैं, जिसमें उनका कद भी इस चुनाव के बाद बढ़े। लेकिन इस चुनाव में तो बीजेपी गिरी है, तो नरेंद्र मोदी अमित शाह को भी एक संदेश देंगे, आप ये देखते जाइए। बादल जी, मतलब ये बड़ा मजाकिया जैसा प्रश्न है कि कल ट्वीट भी किए हैं कांग्रेस ने यहाँ मध्य प्रदेश में। इन्होंने कहा नरेंद्र मोदी जी ने, जिस दिन वो नामांकन भरने गए थे, कि मैं बायोलॉजिकली पैदा नहीं हूँ। जब तक माँ जिंदी थी तब तक लग रहा था कि मैं बायोलॉजिकल पैदा हूँ, उनकी कोख से हूँ, लेकिन अब मुझे लगता है कि मुझे तो ईश्वर ने भेजा है। तो क्या भारतीय संविधान में ऐसी व्यवस्था है कि जो बायोलॉजिकल पैदा नहीं है वो प्रधानमंत्री बन सकता है? क्या इस बात की स्पष्टीकरण देना होगा आगे चल के? यदि ये लिटिगेशन का विषय बन जाए तो क्या नरेंद्र मोदी, क्या स्थिति होगी इस समय? एक व्यक्ति ये कह रहा है कि मैं तो अलौकिक पारलौकिक शक्तियों से आया हुआ व्यक्ति हूँ, मैं यहाँ पैदा ही नहीं हुआ हूँ। क्या यहाँ पैदा हुए बगैर कोई शपथ ले सकता है पीएम की? देखिए, ये दो बहुत अलग अलग मसले हैं रविंद्र जी। एक धार्मिक या एक रूहानी सब्जेक्ट है और दूसरा इस देश का संवैधानिक विषय है। अपने दम पे भगवान बनने की छूट सबको है। हमारे यहाँ भी एक कोई बाबा जी हैं जो हनुमान जी का अवतार अपने आप को बताते हैं, जिनके यहाँ अभी आए दिन मौत होती रहती है। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं माँ से पैदा नहीं हूँ। हाँ, वो ठीक है, लेकिन भगवान बुद्ध ने कहा था कि मैं अवतार हूँ। भगवान राम ने तो कहीं ऐसा, पूरी रामचरितमानस पढ़ जाइए, उन्होंने कहा था कि मैं अवतार हूँ, है ना। कृष्ण जी की मैं बात नहीं करता, क्योंकि उन्होंने एक आध जगह इस तरह का संकेत दिया है। क्या कहीं विष्णु पुराण में ये आपको कहा गया है कि मैं अवतार हूं? तो मुझे लगता है कि ये एक ऐसी चुनावी चाल थी कि जो भारत का ग्रामीण मतदाता, औसत मतदाता, महिलाएं जो बड़े आभा मंडल में उनके थी, अंधभक्त जिनको कहना चाहिए, वो इस बात में हाँ वाकई में ये तो अवतारी पुरुष हैं। आपने देखा होगा, राम मंदिर जब आया था तो एक हनुमान जी नीचे बैठे हुए हैं और भगवान राम के तरह वो तीर कमान लिए, और मोदी जी की तस्वीर आई थी व्हाट्सएप पर। कई ऐसी तस्वीरें उनकी आई जिनमें उनको ईश्वर का प्रतिनिधि होने का एक तरह से भ्रम पैदा होता था। राम मंदिर के मसले पर विवाद क्यों हुआ था? शंकराचार्य देखिए, भगवान शंकर को अनादि कहते हैं, आदि पुरुष है वो, जिनका ना आदि है ना अंत है। भगवान शंकर सबसे मतलब मैं कहूँ, अगर हायरार्की में अगर कहूँ, बोलचाल की लैंग्वेज में, सबसे ऊपर सबसे बड़े शिव हैं, और शिव भगवान के प्रतिनिधि कहलाते हैं शंकराचार्य। तो इस चुनाव में उन्होंने एक तरह से शिव के अंश को नाराज किया था। तो जब भगवान राम क्या कहते हैं रामेश्वरम में, जब शिव की पूजा करते हैं, कि मैं शिव का दास हूं, तो जब शिव को नाराज कर लिया तो राम को नाराज कर लिया।
राम नाराज हुए। तो चारों शंकराचार्य ना तो अयोध्या आए थे, दो शंकराचार्यों के बयान तो मैं ऑफिशियली रोज सुनता हूँ, निश्चलानंद जी और अभी भी मुक्तेश्वरानंद जी, वो तो खुल के विरोध कर रहे हैं कि ये आदमी हमारा अपमान कर रहा है। बिल्कुल अपमान कर रहे हैं, वो गलत नहीं है। उन्होंने धार्मिक प्रतीकों को लेकर, देखिए अब मैं बहुत धर्म की बात कह रहा हूँ, राम मेरे ख्याल है, शायद पता नहीं, मुझे याद नहीं आता कि आपके पिछले चर्चा में उठाया था कि नहीं। एक शास्त्र का विधान है, धार्मिक विधान है कि जिसकी प्राण प्रतिष्ठा हो ऑलरेडी, तो उसकी दोबारा प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो सकती। रामलला की हो चुकी रामलला थी। तो वहां पहले ही बिठाए, इनको तो एक घर देना था, लेकिन इन्होंने तो दूसरे रामलला की प्रतिष्ठा कर दी। वो रामलला का पता ही नहीं है कहाँ है, अब होंगे कहीं आसपास, होंगे कहाँ होंगे मुझे मैं कहीं नहीं किसी को पता ही नहीं है कहाँ रख दिए उठा के। इसलिए मैं कह रहा हूं, तो एक राम की जो अपने आप को अवतार नहीं कहता था, उसके प्राण अलग रामलला की मूर्तियों में हैं, और एक छत के नीचे एक दूसरी प्राण प्रतिष्ठा कैसे हो सकती है? ये बहुत शास्त्र सम्मत प्रश्न है। और मुझे लगता है कि हम लोग तो बहुत ज़्यादा जानकार नहीं हैं, हम लोग तो उतने ही जानकार हैं जितना हमको बचपन से अब तक संस्कार दिए गए हिंदू धर्म के, हम उसी के नाते बता सकते हैं जितनी जानकारी है। लेकिन निश्चित रूप से धार्मिक प्रतीक, धार्मिक प्रतिनिधि, अब बनारस में आप चले जाओ, बनारस तो शिव का गढ़ है, बाबा की नगरी है। बाबा की नगरी से 1.5 लाख से उनको अगर जीतने का तमाचा लगा है, तो इसका कुछ अर्थ है। वहाँ के आप धार्मिक लोगों से बात करो, वहाँ के आप महंतों से बात करो, वहाँ के आप पुजारियों से बात करो, तो पता लगता है कि असल नाराज़गी कहाँ है। मतलब ये एक आखिरी सवाल, और अब मैं थोड़ा सा टर्न ले रहा हूँ। जैसे मैंने आपसे पूछा कि ये नई सरकार कैसी होगी, कैसे ये पूरा के पूरा गठबंधन चलेगा, तमाम से, लेकिन अब ये नई सरकार में गोदी मीडिया की क्या स्थिति होने वाली है? आपने मीडिया पे बहुत काम किया है, और उसके बगैर प्रश्न थोड़ा सा मतलब इंटरव्यू अधूरा रह जाएगा, क्योंकि तमाम सारे गोदी मीडिया मैंने देखे कि कुछ बार बार पलट जाते हैं, कभी वापस आ जाते हैं, ये भी निश्चय नहीं कर पा रहे कि हमें रहना किधर है। अब फिर से मोदी का स्तुतिगान शुरू हो गया। मैंने देखा कि एक बड़ा चैनल जिसमें पहले आप भी रह चुके हैं, वो चैनल के लोग तो अमेठी पहुंच गए, प्रियंका गांधी के पीछे पीछे घूमने लगे, और एक नहीं 5 बड़े पदाधिकारी प्रियंका गांधी की चाकरी में लग गए कि हाँ भाई संबंध सुधारो आप। तो ये हो क्या रहा है मीडिया को? मीडिया की क्या स्थिति रहेगी नई सरकार में? आपके इस सवाल में 2 भाग हैं। पहला भाग ये है कि आपने कहा कि अगर ये 5 साल चलती है तो मीडिया, मैं यहीं इसको पहले इस सवाल का इतने हिस्से का उत्तर देता हूं कि देखिए 5 साल बेमेल ब्याह नहीं चलता। बेमेल ब्याह, मैं वो कुछ उदाहरण भारत की राजनीति के देता हूं आपको। 77 में जनता पार्टी की सरकार बनी, वो इंदिरा गांधी के खिलाफ एक बेमेल गठबंधन था। मतलब आरएसएस के लोग भी थे, समाजवादी भी लोग थे, कुछ लेफ्ट को मानने वाले लोग भी थे, कांग्रेस के लोग भी थे। अब चंद्रशेखर तो कांग्रेस ही थे, उनको जेल में डाला गया, वो भी इसमें आ गए। मोरारजी देसाई संगठन कांग्रेस के थे, तो जगजीवन राम भी आए, हेमवती नंदन बहुगुणा भी आए, जो उन्होंने कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी बनाया था। तो ये बेमेल गठबंधन था, 2.5-3 साल में टूट गया। इसके बाद 89 में जब विश्वनाथ प्रताप सिंह आए, तो वो जनता दल जो था वो भी इसी तरह का बेमेल गठबंधन था। और बेमेल गठबंधन देखिए कैसी अजीबोगरीब बैसाखियों पर टिका था, जैसे ये 2 बैसाखियों पर टिका है। आपको याद होगा विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार टिकी थी 2 बैसाखियों पर, एक लेफ्ट की थी और एक राइट की थी। मतलब बीजेपी का सपोर्ट दे रही थी उनको और कम्युनिस्ट सपोर्ट दे रही थी। तो ये कोई वैचारिक आधार होता है, कोई आधार होता है? नहीं चला, वो तो 2 साल भी नहीं चली। आप देखिए, एक और मैं उदाहरण आपको देता हूं, फिर मैं आपके दूसरे प्रश्न के उत्तर पे आता हूं कि एक चौधरी चरण सिंह थे, इंदिरा गांधी के कट्टर विरोधी, और इतने तीखे और कट्टर विरोधी थे कि मैं आपको बता नहीं सकता। मैं तो उनको इंटरव्यू किया है। राजनारायण ने जब इंदिरा गांधी को हराया रायबरेली से, तो वो चरण सिंह प्रधानमंत्री बनने के लिए इतने उतावले थे कि किसकी मदद से प्रधानमंत्री बने? इंदिरा गांधी की मदद से। कांग्रेस ने तो ये बेमेल सियासत के लिए बेमेल निमंत्रण था और उन्होंने स्वीकार कर लिया। एक और आपको बताता हूं, जिस चंद्रशेखर को इंदिरा गांधी ने जेल में डाला, उसी चंद्रशेखर को प्राइम मिनिस्टर किसने बनाया? राजीव गांधी ने, है ना।
राजीव, उस समय तो इंदिरा जी नहीं थी, हाँ, राजीव गांधी ने कांग्रेस की मदद से उनके जीवन की साध पूरी हुई कि प्राइम मिनिस्टर बन गए। पीएम की शपथ ले लो। हाँ, तो चरण सिंह, ये दो मैंने व्यक्ति के उदाहरण बताए और दो उदाहरण मैंने गठबंधनों के बताए कि बेमेल गठबंधन चलते नहीं हैं। नीतीश कुमार और चंद्रा बाबू नायडू कब तक चलेंगे, नोबडी नोज, कोई नहीं कह सकता। जब तक अदानी अंबानी उनकी झोलियां भरते रहेंगे, बिहार और आंध्र प्रदेश में धन बरसाते रहेंगे, तब तक तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। लेकिन कहीं ना कहीं ये खटास पैदा होगी, क्योंकि देखिए तेल और पानी का संगम नहीं होता है, दूध और पानी का संगम तो हो जाता है। ये तेल और पानी को घोलने की कोशिश की जा रही है। दूसरी बात आपकी मीडिया वाली है, ये अफसोस की बात है रविंद्र जी कि मैंने अपने जीवन काल में मीडिया का गोल्डन ईरा देखा, प्रिंट मीडिया का भी और टेलीविज़न का भी, और आज मैं मीडिया की ये तस्वीर देख रहा हूँ जहाँ मुझे वेदना होती है कहते हुए कि ये मीडिया वो नहीं है जो भारतीय संविधान की जो मंशा थी कि मीडिया ऐसा होना चाहिए। अभिव्यक्ति की आज़ादी अलग बात है, लेकिन सरकार की गोद में बैठ जाना दूसरी बात है। सरकार की गोद में बैठने के लिए मीडिया की उपयोगिता नहीं होती। राजेंद्र माथुर ये कहा करते थे कि देखिए 100% निष्पक्ष कोई नहीं हो सकता। मानते थे वो कि 100% इंडिपेंडेंट होना संभव ही नहीं है किसी के लिए। इसलिए नहीं है कि भाई कोई अखबार है तो कोई ऐसा इंटरेस्ट मालिक का ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन अधिकतम कोशिश, उन्होंने कहा कि मैंने अपने जीवन में 100% निष्पक्ष रहने की कोशिश की। लेकिन जब आप 100% निष्पक्ष नहीं हो पाए तो फिर मैंने उनसे पूछा फिर क्या करना चाहिए, तो माथुर साहब ने ये कहा कि फिर आवाम के साथ खड़े हो जाना चाहिए, लोगों के साथ खड़े हो जाना चाहिए। अफसोस की बात यह है कि आज मीडिया का एक बड़ा वर्ग आवाम के साथ ना हो करके हुकूमत के साथ खड़ा हो रहा है, सरकार के साथ खड़ा हो रहा है। सरकार के, अब अगर सरकार के साथ गोद में आप बैठे हुए हैं तो आप सरकार के अनुचित कार्यों पर, सरकार की कमजोरियों पर, सरकार के दोषों पर कैसे नज़र डालेंगे। और अफसोस की बात यह कि एक वर्ग नहीं है, वो तो मुझे लगता है कि टेलीविज़न का तो पूरा वर्ग और बड़ा संख्या प्रिंट मीडिया का है। तो ये जो है ये अब उनकी विश्वसनीयता को बहुत बड़ा धक्का पहुंचा है, साख पर सवाल खड़ा हुआ है। ये ज़्यादा समय तक नहीं चल पाएगा और आप ये पाएंगे कि या तो मीडिया को पूरा बदलना पड़ेगा, और अगर नहीं बदलेगा तो अभी वो दुर्गति होगी मीडिया की कि आप कल्पना ही नहीं कर सकते। राजेंद्र माथुर ये भी कहते थे कि देखिए आप ब्रेड खाते हैं, आप साबुन लगाते हैं, शैम्पू लगाते हैं, कपड़े पहनते हैं, ये क्या है, प्रोडक्ट है ना। जब आप ये कहते हैं कि चैनल प्रोडक्ट है, जब आप ये कहते हैं कि अखबार प्रोडक्ट है, तो फिर हम उपभोक्ता हैं। जो पढ़ता है वो उपभोक्ता है, जो दर्शक है वो उपभोक्ता है। तो उपभोक्ता संरक्षण कानून के तहत उसको कानूनी संरक्षण मिलना चाहिए, क्योंकि आप प्रोडक्ट निकाल रहे हैं। और ये होगा क्योंकि आप देखिएगा कि गांव-गांव, शहर-शहर में उस प्रोडक्ट के खिलाफ आंदोलन शुरू हो जाएगा। मैं आज आपको बता रहा हूं, आज से 2.5-3 साल के बाद आप देखिएगा कि चैनलों के खिलाफ, अखबारों के खिलाफ, और वो लोग जो लोगों के हित का काम नहीं करेंगे, लोगों के भले में नहीं काम करेंगे, उनके खिलाफ लोग सड़कों पर आएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना आज राजेश बादल जी ने अपनी मन की बात कितनी मतलब बेबाकी तरीके से रखी है। बड़ा साफ साफ उन्होंने कहा है कि नरेंद्र मोदी को बदलना ही पड़ेगा। नरेंद्र मोदी का जो तीसरा कार्यकाल है वो नरेंद्र मोदी वर्सेस नरेंद्र मोदी होगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी का स्वभाव बदलना मुश्किल है। यदि नहीं बदलेंगे तो फिर ये गठबंधन सरकार चलना भी बहुत मुश्किल है। बहुत बड़ी बात उन्होंने कहा है कि एनडीए जो गठबंधन है वो एक तरह से तेल और पानी का मिलान करना है, और ये तेल और पानी कभी एक हो नहीं सकते। यानी कि गठबंधन कब तक चलेगा ये कहना बहुत मुश्किल है। और गोदी मीडिया पर उन्होंने बहुत बड़ा कटाक्ष किया है कि अब गोदी मीडिया यदि नहीं संभला, नहीं उसने यदि जनता के साथ खड़ा हुआ, तो फिर अब उसे बड़े आंदोलन का मुकाबला करने के लिए तैयार रहना चाहिए। आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आए तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।